Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, today in this online class, I am going to discuss constitutional design, lesson number 3, political science, class 9th. चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इस लेसन में कि अपार्थीड क्या था, जिसको यदि हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है रंग भेद. रंग के आधार पे भेदभाव करना ही क्या कहलाता है? अपार्थीड कहलाता है. अपार्थीड वॉज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. यदि हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका भी भारत की तरह ही एक ब्रिटिश कॉलोनी था, जहाँ पे ब्रिटिश 17th एंड 18th सेंचुरी में एक व्यापारी के रूप में आए थे और वहीं पे वो सेटल्ड हो गए. भारत से अलग साउथ अफ्रीका में भारी संख्या में, इन लार्ज नंबर, ब्रिटिश वहाँ पे आके सेटल्ड हुए और वहाँ के लोकल रूलर बन गए. वो वहाँ के शासक बन गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों पर शासन करना आरंभ किया, क्योंकि उनके पास ताकत था, उनके पास पैसा था, उनके पास हथियार थे और बहुत ईज़िली उन्होंने एक अत्याचारपूर्ण शासन साउथ अफ्रीका में शुरू किया. और वहाँ पे उन्होंने अफ्रीका के लोगों के साथ रंग भेद करना शुरू किया, जिसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कहा गया, जिसको अपार्थीड भी कहा गया. यदि अपार्थीड को हम डिस्कस करें तो अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें नस्ल के आधार पे भेदभाव किया जाता है, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. और ये अपार्थीड सिस्टम वहाँ के जो मूल निवासी थे, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे साउथ अफ्रीका के, जिनका कलर ब्लैक होता है, जो काले रंग के थे, उनके साथ किया जाता था, उनके साथ एक भेदभाव किया जाता था. इस प्रकार से यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने बांटने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया. और ये बांटने का आधार क्या था? उनके स्किन का कलर था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल हैं उनका जो रंग होता है वो काला होता है, और इस प्रकार से उनको वो काले लोग कहकर बुलाते थे, ब्लैक पीपल कहकर बुलाते थे. नेटिव ऑफ द साउथ अफ्रीका वर कॉल्ड ब्लैक पीपल बाय ब्रिटिश. जबकि साउथ अफ्रीका में जो पॉपुलेशन थी वो ब्लैक लोगों की ज़्यादा थी, लेकिन जो ब्रिटिश थे दे वर लेस इन नंबर बट दे वर पावरफुल. वो पावरफुल थे, वो ताकतवर थे. दे हैड मनी, दे हैड वेल्थ, दे हैड आर्म्स, उनके पास हथियार थे, पैसा था. एंड दे ईजली टुक ओवर साउथ अफ्रीकन पीपल. They easily captured South African people. They easily repressed, suppressed South African people. Okay? और इस प्रकार से वहाँ पे साउथ अफ्रीका में दो बड़े समूह बन चुके थे. एक समूह ब्रिटिश लोगों का था और दूसरा समूह ब्लैक लोगों का था. लेकिन एक तीसरा भी समूह था जिसको मिक्स्ड रेस कहा गया, और वो इंडियंस थे जो कि इंडिया से साउथ अफ्रीका माइग्रेट होकर गए हुए थे. यदि हम बात करें इस प्रकार से तो वहाँ पे 3 ग्रुप्स थे जिनकी हम बात वहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो अपार्थीड सिस्टम वहाँ पे चल रहा था. क्लियर? तो यदि हम बात करें तो अपार्थीड सिस्टम जो था ये अफ्रीका के लोगों के साथ बहुत ही ऑप्रेसिव था, बहुत ही अत्याचारपूर्ण था. किस प्रकार से? पहला कि जो अफ्रीकन लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी थे, उनको वाइट एरियाज़ में रहने की इजाज़त नहीं थी. दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज़. क्लियर? यदि साउथ अफ्रीका के लोगों को वाइट एरियाज़ में काम करना होता था तो उनको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट. यदि उनके पास परमिट होता था तभी वो वाइट एरियाज़ में काम कर सकते थे.
इसके अलावा ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सभी ब्लैक लोगों के लिए अलग थे। इवन पब्लिक टॉयलेट्स भी ब्लैक और वाइट्स के लिए अलग अलग थे। वी कैन अंडरस्टैंड दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। ये पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन था जिसको अलगाव की नीति कहा गया कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, उनको पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था। मीन्स दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एट एवरी प्लेस। उनको प्रत्येक स्थानों पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। मतलब रेलवे स्टेशंस, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, कॉलेजेस, ये सभी अलग अलग थे। वाइट पीपल के लिए अलग थे, ब्लैक लोगों के लिए अलग थे। तो वी कैन अंडरस्टैंड द हाउ ब्रिटिश सेग्रीगेटेड ब्लैक पीपल। उनको सेग्रीगेट कर दिया था, उनको बिल्कुल भी अलग कर दिया था। इवन दे कुड नॉट विजिट द चर्चेस वेयर वाइट वर्शिप्ड। यहाँ तक कि ब्लैक लोग उन चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग वर्शिप किया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। ब्लैक लोगों को समूह बनाने की इजाज़त भी नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू फॉर्म एसोसिएशंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस टेरिबल ट्रीटमेंट। इस अत्याचारपूर्ण व्यवहार के खिलाफ उनको आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं थी। अंडरस्टैंड? आई थिंक ये पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन था। 1950 से जो ब्लैक पीपल थे और जो इंडियंस थे, उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। सिंस 1950 ब्लैक, द कलर्ड एंड द इंडियन फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। जो ब्लैक लोग थे और जो इंडियंस थे, क्योंकि इंडियंस के साथ भी साउथ अफ्रीका में भेदभाव होता था, तो जो ब्लैक पीपल और इंडियंस दोनों ने साथ मिलकर टुगेदर उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे मार्चेस किए, स्ट्राइक किया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। और ये सभी प्रोग्राम, जो भी स्ट्राइक होते थे, जो भी मार्चेस होते थे, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ही लीडरशिप में हुआ करता था। मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC भी कहा जाता है, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही इस सेग्रीगेशन की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। और जो भी मार्चेस, जो भी स्ट्राइक होते थे, जो भी प्रोटेस्ट होता था, ये सभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप में ही होता था। ओके, तो इस प्रकार से लंबे समय तक ये स्ट्रगल चलता रहा। लेकिन जो ब्रिटिश थे, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि वो नहीं चाहते थे कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हों उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट मिले, उनको कोई अधिकार मिले, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अफ्रीका के रिसोर्सेस पे अपना ही एक अधिकार चाहते थे। दे वांटेड टू हैव द मोनोपोली ऑन ऑल रिसोर्सेज ऑफ साउथ अफ्रीका। दे नेवर वांटेड टू गिव द राइट्स टू अफ्रीकन पीपल। वो अफ्रीकन पीपल को कोई भी राइट्स नहीं देना चाहते थे, कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो जिन लोगों ने भी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, इस सेग्रीगेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको जेल में डाल दिया गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था नेल्सन मंडेला। आई थिंक नेल्सन मंडेला के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। वो ANC के लीडर थे और उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस मूवमेंट को लीड किया। लेकिन 1964 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको जेल में डाल दिया गया और वो 28 साल तक जेल में रहे। और उस जेल का नाम था रॉबिन आइलैंड पे स्थित था, जो कि साउथ अफ्रीका का सबसे भयानक जेल कहा जाता था। यदि यहाँ पे देखिए, द लीडर ऑफ ANC
Nelson Mandela was sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose apartheid regime in the country. He spent the next 28 years in South Africa, the most dreaded prison, Robben Island. तो इस प्रकार से नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के सबसे भयानक जेल जो कि रॉबन आइलैंड पे स्थित था वहाँ पे डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसको ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया कि जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ, ये ख़त्म हो जाए। और इस प्रकार से उनको देशद्रोह के मुकदमे के तहत 28 साल के लिए, या बात की जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, जीवन भर के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। क्लियर? ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर है, इसको आप देखिए। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की ओर। As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. नेल्सन मंडेला के जेल के जाने के बाद भी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, इस नस्ली भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया कि ये वो ज़्यादा दिनों तक अफ्रीकन पीपल को, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनको दबा कर नहीं रख सकते, उनको उनके ऊपर अत्याचार करके वो शासन नहीं कर सकते हैं। और उनको ये रियलाइज़ हो गया कि अब वो समय आ गया है जब अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को आज़ाद करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को सभी राइट्स देने पड़ेंगे। तो वाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसी, वाइट रेजिम ने, जो वाइट गवर्नमेंट थी, उसने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। ओके, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको ख़त्म कर दिया गया, जो भी भेदभावपूर्ण वाले जो नियम कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और जो साउथ अफ्रीका के लोगों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का बैन लगाया गया था कि वो कोई भी समूह नहीं बना सकते, कोई भी पार्टी नहीं बना सकते, इस बैन को भी हटा दिया गया। इन दिस वे कह सकते हैं कि जो भेदभावपूर्ण वाली सरकार थी, अब उसको ये समझ में आ चुका था कि बहुत दिनों तक साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ भेदभाव करके, उनको दबा करके, उनके ऊपर अत्याचार करके, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करके वो रूल नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ दिया गया। नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, एंड आफ्टर 20 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला एक आज़ाद व्यक्ति की तरह जेल से बाहर आए। एंड फाइनली एट midnight of 26 April 1994, finally at midnight of 26 April 1994, a new national flag of Republic of South Africa was unfurled. इस प्रकार से 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका, मध्य रात में साउथ अफ्रीका का झंडा लहराया गया, और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में एक नए डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। एक साउथ अफ्रीका एक दुनिया का एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बना। इस प्रकार से जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, जो एक भेदभावपूर्ण वाली सरकार थी, जो लोगों के साथ भेदभाव करती थी, उस सरकार का अंत हुआ और एक नए गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की तरफ रास्ता तय हुआ। इट पेव द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, जिसमें हर व्यक्ति के लिए जगह थी, हर व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट में हर व्यक्ति के लिए जगह दी गई, हर नस्ल को जगह दी गई। क्लियर? तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री बना, जिसके कारण से वहाँ पे अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत हुआ, और एक नए संविधान को बनाने की तरफ जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इन एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखिए आप। व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड? अपार्थाइड सिस्टम से आप क्या समझते हैं?
और हु वाज द लीडर ऑफ ANC, ANC के लीडर कौन थे और उनको कितने दिनों तक जेल में रखा गया। हाउ डिड ANC सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, ANC ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की जो प्रॉब्लम थी, नस्ल भेदभाव की जो समस्या थी, इसको कैसे सॉल्व किया। हाउ वाज अपार्थाइड सिस्टम ऑपरेसिव टू ब्लैक्स, अपार्थाइड सिस्टम कैसे ब्लैक लोगों के लिए ऑपरेसिव था, अत्याचारपूर्ण था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कि जो ब्लैक पीपल थे दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज़, ओके, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, तो उनको रोका जाता था वाइट एरियाज़ में रहने के लिए। इवन इफ़ दे वांट टू वर्क इन वाइट एरियाज़ दे नीड टू हैव परमिट, उनको परमिशन लेने की आवश्यकता होती थी। क्लियर। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स, मतलब हर स्थान ब्लैक और वाइट्स के लिए अलग अलग थे, जिसको पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। इवन चर्चेज़ में भी जहाँ पे वाइट पीपल वर्शिप किया करते थे, ब्लैक लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। इस सभी पॉइंट्स आपको आंसर्स में लिखने हैं। व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, जिसमें आप लिखेंगे 26 अप्रैल 1994। तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बना। तो ये सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको अपने क्लास वर्क में करने हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आज हमने इस साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ने की कोशिश की, किस प्रकार से वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था और किस प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और ANC ने किस प्रकार से वहाँ साउथ अफ्रीका में इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसका अंत करने का प्रयास किया। और पार्ट 2 में हम द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।